अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जाज के मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम्स पर बात करेंगे। जाज एक बहुत ही इम्पैक्टफुल नावल है जिसे टोनी मॉरिसन ने लिखा है। मैं मोहम्मद अफजल राना। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगे कि इस किस्म की वीडियोस आपकी लिटरेचर को समझने में हेल्प करती हैं तो इन वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए जी, बात करते हैं आज के टॉपिक पे। जब हम जाज की स्टडी करते हैं तो जो थीम हमें सबसे पहले हाईलाइट होता हुआ नज़र आता है वो वायलेंस का थीम है। वायलेंस यानी तशद्दुद, ये इंसानों में किस तरह से आता है और इसके जो है वो क्या रिजल्ट्स निकलते हैं, इस नावल में इन चीज़ों को काफ़ी डिटेल में ट्रेस किया गया है। वायलेंस ऑफ कोर्स, जो सबसे पहला इंसिडेंट वायलेंस का हाईलाइट होता है वो वायलट का अटैक है ऑन द डेड बॉडी ऑफ अ गर्ल, डोरका, जो कि उसके हस्बैंड की गर्ल फ्रेंड होती है। अब जब हम इस स्टोरी को बैकवर्ड ट्रेस करते हैं तो हमें पता चलता है कि वायलट के वायलेंस की जो रूट काज जो है वो क्या है। तो यहाँ ये जब हम इस सारी हिस्ट्री को ट्रेस कर रहे होते हैं तो हमें एक और वायलेंस का इंसिडेंट मिलता है जहाँ पे जो है वो डोरका को कत्ल करता है, उस पर जो है वो अटैक करके जिसकी वजह उस पर अटैक करता है जिसकी वजह से जो है वो मर जाती है। तो यहाँ इस तरह से वायलेंस का थीम जो है वो हमें मिलता है, लेकिन टोनी मॉरिसन ने इस थीम को काफ़ी साइकोलॉजिकल डेप्थ में जाके जो है वो ट्रेस किया है। वो शो करती है अपने सारे नावल में कि वायलेंस की भी कोई साइकोलॉजिकल रीजंस होती हैं, कुछ सोशल रीजंस भी होती हैं, कुछ बायोलॉजिकल रीजंस भी होती हैं जिसकी वजह से लोग जो है वो वायलेंट हो जाते हैं और वो तशद्दुद इस्तेमाल करने लगते हैं। बहरहाल वायलेंस हमें एक इम्पोर्टेंट थीम के तौर पर इस नावल में नज़र आता है। दूसरा इम्पोर्टेंट थीम जो वायलेंस के बाद हमें बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता हुआ इस नावल में मिलता है वो मदरहुड का थीम है। अब मदरहुड के डिफरेंट लेवल्स हैं। मदरहुड के साथ क्लोजली रिलेटेड थीम शायद जो है वो मदरलैंड का थीम भी है। और इस सारे नावल में जो मेन कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो मेन कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, वो मदरहुड और मदरलैंड के साथ जो है वो जुड़ी हुई हैं। और मदरहुड का जो कॉन्सेप्ट है, जो मदरहुड का जो थीम है, ऑफ कोर्स वो वायलेट के साथ सबसे ज़्यादा रिलेटेड है, लेकिन दूसरे भी जितने फीमेल करैक्टर हैं उनके साथ ये किसी न किसी तरह से एसोसिएटेड है। वायलेट के साथ जो है वो प्रॉब्लम और जो उसकी सारी ज़िंदगी को ऑफ कोर्स इफ़ेक्ट करता है, उसके सारे रिलेशनशिप को जो है वो इफ़ेक्ट करता है और बहुत सारे दूसरे करैक्टर्स को भी इफ़ेक्ट करता है। वो उसकी इनएबिलिटी होती है कि वो माँ नहीं बन सकती, उसमें सलाहियत ये नहीं होती, उसके अबॉर्शंस वगैरह और उसके जो ख़ास किस्म के सिचुएशंस हैं वो उसकी ज़िंदगी में इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती हैं कि पूरी टेंशन जो है उन कॉम्प्लिकेशंस के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व होती हुई नज़र आती है। अब ये मदरहुड और मदरलैंड के कॉन्सेप्ट को भी आप आपस में एसोसिएट कर सकते हैं। बहरहाल मदरहुड इस नावल का एक इम्पोर्टेंट थीम है जो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस को जन्म देता है। उसके बाद जो नेक्स्ट थीम हमें जो है वो नज़र आता है वो ऑफ कोर्स रेस का थीम जो है वो नज़र आता है, नस्ल। ये लोग जो हैं वो अफ्रो अमेरिकन, ये अमेरिका की सरजमीन पे अपने आप को इंटीग्रेट करने में मुश्किल महसूस करते हैं और इनके ज़्यादातर प्रॉब्लम जो हैं वो इनकी स्किन कलर की वजह से होते हैं। तो राइटर ने इस थीम को बहुत अच्छी तरह से हाईलाइट किया है। नेक्स्ट थीम हमें जो है वो नज़र आता है वो रेस के थीम से ही जुड़ा हुआ थीम है, वो थीम है आइडेंटिटी का थीम। इसके जो मेन करैक्टर हैं, इस नावल के जो मेन करैक्टर हैं वो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हैं और जनरली उनकी फादरहुड भी क्लियर रही है। अक्सर करैक्टर्स के साथ जो है वो ये प्रॉब्लम आता है
ये ऑफ कोर्स राइटर ने इनकी हिस्ट्री को नावल में काफ़ी ट्रेस किया है, लेकिन आउटसाइड द नावल भी हम देखते हैं कि ये अफ्रो अमेरिकन किस तरह से जो है वो अमेरिका पहुँचे, और फिर अमेरिका में इन्होंने किस किस्म का जो है वो रोल प्ले किया, इनकी लाइफ पे कौन कौन सी फोर्सेस असरअंदाज हुई, वो सारी की सारी हिस्ट्री इस नावल में मिलती है। ये अफ्रो अमेरिकन होने के बावजूद अमेरिकन लाइफ और अमेरिकन लैंड के साथ अपनी आइडेंटिटी के लिहाज से जो है वो कंफ्यूज्ड रहे, और इसी जो आइडेंटिटी की कंफ्यूजन है इसने इनकी और ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेशंस को जन्म दिया। बहरहाल आइडेंटिटी का थीम इस नावल में मौजूद है, और हमें जब भी व्हेन एवर वी आर स्टडिंग दिस नावल, तो वी शुड गो इन डेप्थ टू ट्रेस दिस थीम ऑफ आइडेंटिटी, ताकि हम समझ सकें कि आइडेंटिटी का क्राइसिस है वो ह्यूमन बिहेवियर्स पर किस तरह से असरअंदाज होता है। उसके बाद नेक्स्ट थीम जो हमें मिलता है वो ऑफ कोर्स माइग्रेशन है। माइग्रेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है लोगों की ज़िंदगियों पर। जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की पेचीदगियाँ पैदा होती हैं। ऑफ कोर्स आप जब भी किसी दूसरी जगह पे जाते हैं आप अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाते हैं, वहाँ पे जो फ्रेश अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आप समझते हैं कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, आप जो है वो ज़्यादा जो है वो ग्रो करेंगे, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन ये ग्रोथ, ये अपॉर्चुनिटीज़ दे कम विद अ कॉस्ट। इस नावल में इस चीज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। इस नावल के मेन करैक्टर जो है वो स्लम्स में, अमेरिकन स्लम्स में न्यूयॉर्क के करीब जो है वो रहते हैं, और इस माइग्रेशन ने ऑफ कोर्स उनकी सारी की सारी डायनामिक्स को जो है वो चेंज कर दिया। अब उनके प्रोफेशंस चेंज हो गए हैं, प्रोफेशन चेंज होने की वजह से जो है उनके लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हुए, और लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से जो है वो मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस आई हैं। और राइटर ने इस माइग्रेशन को बड़ा हाईलाइट किया है इस नावल में कि लाइफ बिफोर दे मूव्ड to the place where they were living from the place where they lived in the past, किस किस्म के फ़र्क आए इस मूवमेंट, इस माइग्रेशन के नतीजे में। तो उसके माइग्रेशन के बाद जो थीम हमें नज़र आता है और बहुत इम्पोर्टेंट थीम है मॉडर्न लिटरेचर में, ये ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा मौजूद होता है कि फेमिनिज़म। ख़वातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस नावल को देखा जाना चाहिए कि ख़वातीन के अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्या है, किस तरह से उनका बायोलॉजिकल मेकअप, सोशल स्टेटस उनकी लाइफ को जो है वो इफ़ेक्ट करता है, और किस तरह से अदर फैक्टर्स जो सोसाइटी में चल रहे होते हैं वो किस तरह से उनकी लाइफ पे असरअंदाज होते हैं। तो इस नावल में ये सारी की सारी चीज़ें बहुत वाज़े अंदाज में बताई गई हैं और दिखाई गई हैं। इनको हम जो है वो आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। बहरहाल जब भी हम इस नावल को पढ़ रहे हैं या आप इस नावल को पढ़ रहे हो तो आपको फेमिनिज़म के थीम को अच्छी तरह से जो है वो ट्रेस करना चाहिए। उसके बाद जो थीम हमें नज़र आता है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट थीम है और बहुत जनरल थीम है लिटरेचर में और हमारी लाइफ में भी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो होता है फॉरगिवनेस एंड रिकन्सिलिएशन का थीम, कि किस तरह से इंसानों की ज़िंदगी के लिए फॉरगिवनेस एंड रिकन्सिलिएशन जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। एट द एंड आपको लगता है कि मेन करैक्टर जो है वो एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और आपस में वो रिकनसाइल कर जाते हैं, अपनी सिचुएशंस को, अपनी लिमिटेशंस को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। इस तरह से उनकी ज़िंदगी में ऐसे लगता है एट द एंड उनके एक्सपीरियंसेस के बाद दैट दे हैव लर्नड, अब उस लर्निंग के बाद उनकी लाइफ विल बी अ लिटल बिट बेटर, वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी ज़िंदगी को जो है वो गुजारेंगे। जो उनका नुकसान हो चुका है वो तो हो चुका है। अब एक और थीम जो बहुत अहम है और जिसको जो है वो ट्रेस करने की ज़रूरत होती है जब आप लिटरेचर जो है वो पढ़ रहे होते हैं, स्पेशली मॉडर्न लिटरेचर पढ़ रहे हैं, और अगर आप अमेरिकन लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो ये थीम, ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बहुत हाईलाइट होके नज़र आता है कि ह्यूमन रिलेशनशिप जो है
इनकी नेचर बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है, ये बहुत ज़्यादा पेचीदा होते हैं, इनको इतनी आसानी से आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। और वैसे भी हम ये लिटरेचर में स्टडी कि ह्यूमन लाइफ जो है वो एक कम्प्लेक्स फ्लक्स है एंड इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग एंड एवर इवॉल्विंग। तो इस थीम को भी राइटर ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो ट्रेस किया है, स्पेशली जो और वायलेट के रिलेशनशिप के लिहाज से, या जो और डोरका का जो रिलेशनशिप है उस लिहाज से भी इसको अच्छी तरह से हमें स्टडी करने का मौका मिलता है। कम्प्लेक्स नेचर ये होती है कि इंसानों के बिहेवियर एक जैसे नहीं होते, वो बिहेवियर जो है वो चेंज होते रहते हैं और डिफरेंट फैक्टर जो है उन बिहेवियर्स को गवर्न करते हैं। तो इस सारे नावल में हमें ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं। बहरहाल ये कुछ इम्पोर्टेंट थीम्स थे इस नावल के। आप जब भी इस नावल को स्टडी करें तो इन थीम्स को अच्छी तरह से जो है वो ट्रेस करें। आई विल बी वर्किंग ऑन दिस काइंड ऑफ वीडियो लेक्चर्स इन फ्यूचर एज वेल, बट द अपील, द मोस्ट इम्पोर्टेंट अपील which I make is to subscribe my channel, because your subscription is a great source of motivation for me.